अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ल्ड विद हैदर विराज। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इंटरव्यू नंबर 43 और आज के इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द पिच ऑफ ए स्टेयर। पिच क्या होता है जी? कोई भी स्टेयर है तो स्टेयर का जो एंगल होगा, स्टेयर के एंगल को हम बोलते हैं, ये जो एंगल है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन या फ्लोर लाइन के साथ कौन सा एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं जी पिच, पिच ऑफ द स्टेयर। और ये एंगल होना चाहिए 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसकी रेंज क्या होगी जी? 25 से 40 डिग्री। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेड साइज। और एक क्वेश्चन है जी व्हाट इज द राइज साइज। अब राइज क्या होता है और ट्रेड क्या होता है? ठीक है, ये हमारी अगर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स में ये स्टेप्स हैं, ठीक है, और स्टेप में जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा यानी कि वर्टिकली जो सरफेस होगी या वर्टिकली, इसको हम बोलते हैं जी राइज, ठीक है, या राइजर। और जो हॉरिजेंटल इसी स्टेप में अगर हम ये हॉरिजेंटल ये वाला जो स्टेप है इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं जी ट्रेड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेड हो या राइज हो, इनका साइज क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो वो फिर यही 10 इंच होगा, ट्रेड की बात है, ठीक है, यानी कि ये स्टेप है हमारे पास, तो स्टेप में जो हॉरिजेंटल इधर से लेके इधर तक जो है ये हमारे पास कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ये 10 इंच होना चाहिए। अब 10 इंच में बाज़ दफ़ा हम इसके आगे आगे नोजिंग छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, हर स्टेप के साथ आगे नोजिंग होती है, नोजिंग को निकाल के ये 10 इंच होनी चाहिए। नोजिंग डालेंगे तो डेफिनेटली 10.5 11 इंच तक तकरीबन बन जाता है, ठीक है। तो विदाउट नोजिंग जो है वो 10 इंच होना चाहिए और वैसे भी ट्रेड का मिनिमम साइज़ 10 इंच होना चाहिए। और अगर पब्लिक बिल्डिंग है यानी कि कोई जैसे कि आप पब्लिक बिल्डिंग है, कोई सिनेमा है, कोई हॉस्पिटल है या कोई ऐसी बिल्डिंग है तो उसमें ये 11 इंच का होगा, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग में 11 होगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ये 10 इंच साइज़ होगा ट्रेड का। इसी तरह जी राइज़र की बात करें या ये राइज साइज़ की बात करें तो ये क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो इधर से लेके इधर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारा जो है वो 7 इंच नॉर्मल होता है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 7 इंच होगा, ठीक है, जबकि अगर पब्लिक बिल्डिंग है तो पब्लिक बिल्डिंग में ये कम होना चाहिए, ठीक है। कोई हॉस्पिटल है तो 7 इंच में अगर आप स्टेयर्स अप हो रहे हैं, चल रहे हैं स्टेयर के ऊपर से, 7 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह ऐसी बिल्डिंग के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ 6 इंच होगा, ठीक है। तो राइज़ की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग में 6 इंच होगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 7 इंच। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ़ वाटर सीप इनटू ए बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। मतलब इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है कि अगर नमी जो है, डेम्पनेस जो है, बाहर से कोई भी रेजिडेंस है उसके अंदर आ जाती है या बिल्डिंग है कोई उसके अंदर आ जाती है, उस डेम्पनेस के स्ट्रक्चर के अंदर आने से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं, क्या होगा? तो डेफिनेटली अगर किसी स्ट्रक्चर में डेम्पनेस होगी तो डेम्पनेस की वजह से क्या होगा? पेंट, पीलिंग ऑफ पेंट होगा, मतलब पेंट का उखड़ना शुरू हो जाएगा। ब्लस्टरिंग ऑफ प्लस्टर, ठीक है, जो प्लस्टर है उसका भी उखड़ना और पेंट का फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जी मोल्ड ग्रोथ, अगर कोई लकड़ी शकड़ी का काम है तो वो जो है डैमेज होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर डैमेज होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन डैमेज होंगी, दिमक बढ़ेगी, इंसानी सेहत के लिए वो जो है वो मुज़र सेहत होगा। तो ये सारे नुकसानात होंगे अगर डेम्पनेस किसी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा चलें, इसको हम रोका कैसे जा सकता है, इस डैम्पनेस से कैसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन है हाउ कैन वाटर सीपेज बी कंट्रोल। वाटर सीपेज जो होती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर सीपेज से मुराद कि जो आउटर सरफेस से बाहर से पानी अंदर आया, वो सीप होके आया ना, वो पेनिट्रेट होके आया ना, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। एक तो ये है कि हम वाटर प्रूफिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की वॉल्स हैं, ये ऊपर हमारा छत है, तो एक तो ये है कि छत में जो है वो थोड़ी सी स्लोप देंगे। स्लोप देने की वजह से क्या होगा कि ऊपर वाला रेन वाटर जो है वो ऐसे ड्रेन आउट होके चला जाएगा, ठीक है। अगर स्लोप नहीं होगा तो ऊपर पाउंडिंग
मतलब एक पाउंड खड़ा हो जाएगा और जिसकी वजह से वो पानी पेनिट्रेट होके स्ट्रक्चर में जाना शुरू कर देगा। इसके अलावा बारिश का पानी जो है वो हमारी आउटर वॉल्स पे जब पड़ेगा तो आउटर वॉल्स पे हमें प्रॉपर प्लस्तर करना चाहिए और रिच प्लस्तर होना चाहिए, वाटर प्रूफिंग मटेरियल होना चाहिए, इम्परवियस मटेरियल यूज़ करना चाहिए आउटर वॉल पे, जो हमारा जो वाटर रेन की वजह से आ रहा है वो पेनिट्रेट होकर स्ट्रक्चर के अंदर ना आए। या इसके अलावा हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वायर वाली आउटर वॉल जो है वो कैविटी वॉल बना देते हैं। कैविटी वॉल से भी ये होता है कि पानी जो है वो वायर वाली वॉल को तो हिट करता है लेकिन इनर वॉल पे नहीं जा सकता। इसके अलावा जी हम जो हमारा आउटर सरफेस है, आउटर प्लस्तर है, उसको रिच रखेंगे, उसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट के तौर पे हम कुछ जो है वर्ड मिक्सचर्स ऐड करेंगे या कोई पाउडर वगैरह ऐड करेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नॉर्मली हम फील्ड में डॉक्टर फिक्स इट है इसको यूज़ करते हैं और इम्परमो है उसको यूज़ करते हैं। एक मटेरियल है विनबोटेक 100 है उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट? फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जी 1 जुलाई को। ठीक है, ये आपने देखा होगा जून के महीने में बजट पेश होता है। अब बजट कब होता है? 8 जून को, 10 जून को, 16 जून को, 18 जून को, मतलब 1 जुलाई से जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है और वो फाइनेंशियल ईयर रहता है 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान में जो बजट है, बजट के कितने हेड हैं? मतलब बजट जो है उसको मेन अगर कहें तो उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो बजट को जी 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि बजट के 2 मेन हेड हैं। ठीक है, मतलब हम कहेंगे जी हमें पेंशन आ रही है, पेंशन किस हेड से आ रही है, या फिर हमने सी पैक कोई मंसूबा या कोई और डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो किस हेड से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन पाकिस्तान में 2 ही बड़े हेड हैं, एक है जी करंट हेड जिसको हम रेवेन्यू हेड भी बोलते हैं, या और दूसरा है जी डेवलपमेंट हेड। ठीक है, डेवलपमेंट बजट कह लें या डेवलपमेंट हेड कह लें, और करंट हेड कह लें, रेवेन्यू हेड कह लें। अब रेवेन्यू हेड में से जितनी भी सैलरीज पेंशन वगैरह होती है जो कि मतलब हर साल मतलब जो चलती रहनी है, जो ज़रूरी हमने देने ही देने हैं, जो हमारा खर्चा है ही है। ठीक है, वो हमारा रेवेन्यू बजट होगा या रेवेन्यू हेड होगा, उसमें से जाएगा। डेवलपमेंट बजट कौन सा होता है कि जो डेवलपमेंट के लिए एक मुख्तस रकम जो है वो डेवलपमेंट हेड में डाली जाती है और सारी पेमेंट फिर वो डेवलपमेंट हेड से की जाती है। ठीक है, तो ये 2 ही मेन हेड हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ और कॉन्ट्रैक्टर्स कैटेगरी, कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी मतलब कौन कौन सी हैं कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरीज? अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रजिस्टर्ड होता है, किससे रजिस्टर होता है जी? पीईसी से। अब पीईसी में जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरीज हैं, C1 से लेके C6 तक है। जो C6 है वो यूँ समझिए कि सबसे छोटा ठेकेदार होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी फर्म बड़ी होती जाती है और वो अपनी जो है वो टेंडर या वो बड़ा काम ले सकता है, करोड़ों अरबों खरबों में ले सकता है, तो उसके लिए वो C6 से उसको ऊपर जाना पड़ता है, C4, C5, 3, C2, फिर C1 जो है वो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी या कोई भी कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कैटेगरी कौन सी है? तो कैटेगरी C1, C2, C3, 4, 5 और 6 तक ये कैटेगरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ आर टेंडर प्रोसीड? मतलब टेंडर का प्रोसेस कैसे होता है? अब टेंडर करने के लिए सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब कोई भी एक प्रिक्योरिंग एजेंसी है। प्रिक्योरिंग एजेंसी से क्या मुराद है जी? प्रिक्योरिंग एजेंसी मुराद ये है कि एक डिवीजन है, डिवीजन में एक्शन जो है वो कोई भी काम करवाना चाहता है। ठीक है, तो वो प्रिक्योरिंग एजेंसी होगा, वो पूरे डिवीजन का हेड होगा। ठीक है, तो वो टेंडर करेगा। टेंडर करने से पहले वो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करेगा। अब सारे का सारा ये जो प्रोसीजर होता है ना, टेंडर प्रोसीजर, वो होता है पेपरा रूल पे। ठीक है, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है
इसके यूँ समझिए कि इसके रूल हैं, उस रूल को फॉलो करके तो ये टेंडरिंग की जाती है। जैसे किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उसके आइन होते हैं या कोई एसओपीज़ होती हैं, तो एसओपीज़ हैं टेंडरिंग की। तो ये है जी पेपरा रूल 2004। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल नंबर पेपरा का रूल नंबर 12 और 13 है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होगा जी, टेंडर डॉक्यूमेंट सेल करेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो 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 काम हमने करवाना है उसके पूरे पेपर होंगे, नोट्स होंगे, पूरी एक फ़ाइल होगी, एक बुक होगी, ठीक है, जिसको हम सेल करेंगे, जिसमें बीओक्यू वगैरह सारी डिटेल, एसओपी सारा कुछ होगा, ठीक है। तो वो हम सेल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर उसको स्टडी करेगा, उसको सारा देखेगा, फिर लोकेशन देखेगा कि जो भी स्पेसिफिक काम है वो किस लोकेशन पे करना है, फिर उसमें से आइटम्स सारे देखेगा, फिर उसमें रेट फिल करेगा। रेट फिल करने के बाद जो है वो सबमिट करवाएगा। अब बिड सबमिट, वो वही सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाएगा, उसको वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स को हम बिड बोलते हैं। जब सबमिशन होगी तो बिड सबमिशन होगी। अब सबमिट होने के बाद वो उसमें सबमिशन में दो किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें सबमिट करवाएगा। एक होगा जी टेक्निकल प्रपोजल और एक होगी जी फाइनेंशियल प्रपोजल। अब टेक्निकल प्रपोजल क्या होती है? टेक्निकल प्रपोजल से मुराद है कि कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल जो है वो गाड़ियाँ हमने 500 गाड़ी है उसकी रिपेयर करनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 500 गाड़ी रिपेयर करनी है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एक तो टेक्निकल प्रपोजल देगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शो करेगा और अपना सारा जो है वो अपनी प्रपोजल देगा, और उसमें सारी वो टेक्निकल अपनी स्पेशलिटीज़ जो है वो उसमें मेंशन करेगा, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस मेंशन करेगा, अपनी टीम मेंबर को जो है वो ऐड करेगा। तो टेक्निकल चीज़ें जितनी भी होंगी वो टेक्निकल प्रपोजल वो सबमिट करवाएगा। और उसके साथ एक फाइनेंशियल प्रपोजल होगी। फाइनेंशियल प्रपोजल में ये होगा कि एक बंदा, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक बिडर जो है वो ये कहता है कि मैं फ़ी मतलब एक गाड़ी जो है वो रिपेयर करके दूंगा 1 लाख में या 50,000 में, ठीक है। तो दूसरा कहता है मैं 20,000 में करके दूंगा, ठीक है। तो वैसे तो हमें बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि 20,000 वाला बेस्ट है, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रपोजल को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रपोजल होती हैं। तो फिर जो जो सूटेबल बिडर होता है और जो मतलब टेक्निकली भी स्ट्रांग होता है, उसमें भी पूरा उतर रहा होता है, और फाइनेंशियली भी जो है लोएस्ट होता है, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसको फिर काम, उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, टेक्निकल और फाइनेंशियली फिर उसकी एवेल्यूएशन होती है, उसको जज करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज अर्नेस्ट मनी? अर्नेस्ट मनी क्या होता है? नाम से जाहिर है जी, अर्नेस्ट मनी, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने जो 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 अमाउंट हमने सिक्योरिटी के तौर पे जो है ना हमने सबमिट करवानी होती है, इसको हम अर्नेस्ट मनी बोलते हैं, और इसको हम सिक्योर मनी भी बोलते हैं। अब सिक्योर मनी जो होती है ये रिफंडेबल होती है। अब सिक्योर मनी होती क्या है? सिक्योर मनी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ, एक कंट्रैक्टर हूँ, तो मैं काम लेने के लिए टेंडर जो है वो भरता हूँ। तो काम है 1 करोड़ का, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही मतलब नॉन सीरियस बंदा हूँ अगर, तो मैं 1 करोड़ का जो है वो काम तो फिल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं इसको जो है वो 90 लाख में जो है वो कंप्लीट करूँगा। अब लोएस्ट रेट मेरा होगा, मुझे मिल जाएगा। बाद में मैं कहूँ जी मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कहीं और इंगेज हो गया हूँ, तो लिहाजा मैं नहीं कर सकता। तो फिर प्रोक्योरिंग एजेंसी जो ये सारा प्रोसेस करवा रही होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस सूरत में क्या किया जाता है कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर जितने इस टेंडरिंग में, इस टेंडर प्रोसीजर में हिस्सा लेंगे, ठीक है, जितने बिड सबमिट करवाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, वो सब के सब जो है ये सिक्योर मनी सबमिट करवाएंगे। मतलब कि अगर 1 करोड़ का काम है तो उन्होंने 5% तक जो प्रिक्योरिंग एजेंसी चाहे, मतलब अगर एक्शन कर रहा है काम तो एक्शन की मर्जी है, वो 2% रखे, 3% रखे, लेकिन ये लेस देन 5% होनी चाहिए। अब लेस देन 5% क्यों होनी चाहिए? किधर लिखा हुआ है जी? ये लिखा हुआ है जी पेपरा। पेपरा मतलब जो रूल है, पेपरा क्या है जी? पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेपरा के रूल नंबर 25 है, जिसमें लिखा हुआ है जी सिक्योर मनी लेस देन 5% होनी चाहिए। और सिक्योर मनी का पर्पस क्या है
कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितना सीरियस है उसको इंश्योर करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू कॉन्ट्रैक्टर रिसीव देयर विदहेल्ड अमाउंट। ये जो विदहेल्ड अमाउंट होती है ये होती है जी, इसको हम रिटेंशन मनी भी बोलते हैं, रिटेंशन मनी। अब ये रिटेंशन मनी क्या होता है? जिसको रिटेन कर लिया जाता है। रिटेन से क्या मुराद है? रोक लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ही या किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर ने 1 करोड़ का काम कंप्लीट किया और उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हैंड ओवर कर दिया, मतलब अगले को प्रिक्योरिंग एजेंसी को जो है वो उसने इंस्पेक्शन भी करवा दी। लेकिन अब क्या करेगी प्रिक्योरिंग एजेंसी? उसको 90 लाख की पेमेंट कर देगी, 10 लाख उसका अपने पास रख लेगी। मतलब 10% तक अमाउंट जो है वो प्रिक्योरिंग एजेंसी अपने पास रख लेगी। वो क्यों रखेगी? उसके लिए 6 माह साल का एक पीरियड होता है। साल पीरियड उसको बोलते हैं जी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है DLP क्या होता है जी? डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का मतलब कि 1 साल में कि कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, उन डिफेक्ट की लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब डिफेक्ट जितने भी आएंगे 1 साल के अंदर अंदर वो किसकी जिम्मेदारी होगी? उसी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्टर 1 साल में वो सारी अगर कोई जो है उसमें डिफेक्ट आते हैं तो उसको पाबंद होगा उसको रिपेयर करने का या उसको सॉल्व करने का। तो उसके बाद टाइम गुजरने के बाद फिर जो है वो 10% अमाउंट जो है वो रिलीज़ की जाती है। तो जी क्वेश्चन ही ये था कि कब हम रिलीज़ करते हैं, तो ये आफ्टर 12 मंथ हम करते हैं इफ़ नो फॉल्ट आर रिपोर्टेड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। अगर आप सब इंजीनियर के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब इंजीनियर की ड्यूटीज़ क्या हैं? अगर वो असिस्टेंट इंजीनियर का पूछ लेता है इंटरव्यू तो असिस्टेंट इंजीनियर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या जी, असिस्टेंट इंजीनियर नाम से ही ज़ाहिर है कि इंजीनियर को असिस्ट करता है, ठीक है। अब असिस्टेंट इंजीनियर क्या, एक तो ये वो असिस्ट करेगा इंजीनियर मतलब हमारा एक्सचेंज जो डिवीजनल हेड होगा, डिवीजनल हेड को वो असिस्ट करेगा। और इसके अलावा जो भी काम होंगे डिवीज़न में उसको सब डिवीज़न में उसको सुपरवाइज़ करेगा, उसकी क्वांटिटीज़ को जो है वो मेजर करेगा। इसके अलावा क्वालिटी को इंश्योर करेगा, सेफ्टी को इंश्योर करेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेगा, डिज़ाइन को देखेगा और वर्कमैनशिप को देखेगा, बजट को देखेगा और ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द सब ग्रेड स्ट्रेंथ डिटरमाइंड? कि हम जो है वो सब ग्रेड की स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं? सब ग्रेड क्या है जी? रोड बनाने के लिए जो सबसे नीचे वाली हमारी सरफेस होगी वो ग्राउंड लेवल होगा। बाज़ दफ़ा ग्राउंड लेवल को साफ़ करके NSL को साफ़ करके उसी को जो है वो सब ग्रेड के तौर पे यूज़ कर लिया जाता है और बाज़ दफ़ा इसके ऊपर एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है, ठीक है। एम्बैंकमेंट बनाने के बाद उसको मतलब सब ग्रेड प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद फिर ऊपर जो है वो सब बेस लेयर और देन फिर जो है वो टॉपिंग वगैरह जो है ना वो प्रिपेयर की जाती हैं। तो जी क्वेश्चन क्या था कि सब ग्रेड की स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो स्ट्रेंथ मतलब बेरिंग कैपेसिटी। अब बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए एक तो CBR टेस्ट है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट। अब चलें पहले डिस्कस कर लेता हूँ नीचे वाले, फिर इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डिस्कस करेंगे ज़रूर। अच्छा जी, इसके अलावा प्लेट लोड टेस्ट है, प्लेट लोड टेस्ट से भी हम बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं। SPT टेस्ट है, SPT टेस्ट से भी हम बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं। इसके अलावा जी CPT आप टेस्ट कह लें, डायनामिक कोन पेनिट्रेशन, नहीं इसको आप CPT भी कह सकते हैं। CPT कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है। इसके अलावा प्रॉक्टर टेस्ट है, मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं सब ग्रेड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। अच्छा, इन टेस्ट का अगर थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लिया जाए तो ये जो CBR टेस्ट होता है, CBR टेस्ट में हम CBR मतलब कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो फाइंड करते हैं, ठीक है। ये इसमें CBR की एक मशीन होती है, उसमें सैंपल रखते हैं, सैंपल रखने के बाद उसमें लोड लगाया जाता है, ठीक है। और वो प्रॉपर जो है वो लोड लगता है। लोड लगने के बाद उसकी पेनिट्रेशन को फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब पेनिट्रेशन पे कितना लोड लगा है वो फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना वैसे जो हम मेन जो याद करने वाली नोट करने वाली चीज़ें हैं
वो है जी 2.5 mm जो पेनिट्रेशन होती है उस पे जो लोड लगा वो नोट किया जाता है, और 5 mm पे, ठीक है, 5 मिलीमीटर और 2.5 मिलीमीटर, यानी कि सैंपल जो पेनिट्रेट हुआ, अगर 2.5 mm पेनिट्रेट हुआ तो उस पर जितना लोड था वो हमने नोट कर लिया, और 5 पे जितना लगा वो नोट कर लिया। वैसे नोट हम जो है वो ये दोनों ने, इसके अलावा बाकी भी नोट करते रहते हैं, यानी कि 1 पे भी करेंगे, 1.5 पे भी करेंगे, 2 पे भी करेंगे, 2.5 पे भी करेंगे, 3 पे भी, 3.5 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, फिर 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, इस तरह हम नोट करते रहेंगे। लेकिन मेन हमने ये 2.5 और 5 mm इन दोनों के अगेंस्ट कितना लोड लगा था, कितने लोड पे ये हमारी पेनिट्रेशन आई थी, इन दोनों को हमने जो है वो अलग करना है। अलग करने के बाद हमारे पास जो है वो एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा जी? लोड कैरिड बाय सॉइल, मतलब सॉइल ने के ऊपर कितना लोड लगा वो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड, ये फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हमारी CBR रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब जी लोड इसकी मैं एक, अच्छा ये ना इसमें एक और चीज़ है कि लोड फॉर एग्जांपल हमारा लगा 137 kg, ये लोड लगा किसके ऊपर? 2.5 mm पेनिट्रेशन, ठीक है, 2.5 mm पेनिट्रेशन हुई, उसमें हमारा 137 kg लोड लगा, डिवाइडेड बाय कितना है जी? स्टैंडर्ड लोड। अब ये याद रखना है कि 2.5 पे स्टैंडर्ड लोड होता है, यानी कि कांस्टेंट आप समझ लें कि 1370। अब 1370 आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 10% आएगा। मैंने ये 137 खुद लिखा था, इसलिए लिखा था कि सब ग्रेड हमारे पास जो है वो 10% से ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए। इट्स मीन आप सिंपल जो लोड लगाते हैं ना, तो लोड आपका लोड लगा 2.5 mm पे, लोड अगर 137 है तो इट्स मीन ये 137 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारी परसेंटेज ज़्यादा है। 137 kg से कम लोड पे हमारी 2.5 mm चली गई है, तो इट्स मीन कि ये 10% से कम है। तो सब ग्रेड के लिए 10% होना ज़रूरी है। अब 137 भी याद रहेगा ना हमें, तो फिर भी हम जो है वो मतलब स्टैंडर्ड के तौर पे हम 137 भी ले सकते हैं। तो ये है कि लोड जो लगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लोड अलग होता है 2.5 mm पे, मैंने आपको पहले बताया 2.5 mm पे होता है जी 1370, ठीक है। जो लोड लगा था डिवाइडेड बाय 1370 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो एक जी अगर 5 mm मेरी पेनिट्रेशन हुई है, तो 5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड लोड कितना होगा? मतलब लोड हमारा जो लगा वो जितना भी लगा, फॉर एग्जांपल 250 लोड लगा 5 mm पेनिट्रेशन तक, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड जो 5 पे होगा, स्टैंडर्ड होगा जी 2055 kg, ये हमारा स्टैंडर्ड लोड होगा 2055। इतना वैसे डीप जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बता आपको इसलिए रहा हूँ कि आप ख़ुद को हर हालात के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपका नॉलेज जितना इन्हांस होगा आप उतने कॉन्फिडेंट दिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो इतनी चीज़ें पूछेगा नहीं कि मतलब आपने CBR टेस्ट किया, CBR टेस्ट में जो है वो 2.5 पे स्टैंडर्ड लोड कितना होगा और 5 mm पे स्टैंडर्ड लोड कितना होगा, फिर सब ग्रेड जो है वो कितने % से कम नहीं होनी चाहिए। हर सब ग्रेड का तो वो पूछ सकता है कि 10% से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्लेट लोड टेस्ट। अच्छा, इस तरह हम 1 बाय 1 टेस्ट को भी जो है वो प्रोसीजर को भी देखने लग जाएंगे तो हमारी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश ये है कि वीडियो भी लंबी ना हो, हम ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लें, लेकिन मैं शॉर्ट आपको बताता ज़रूर जाऊंगा, लेकिन डिटेल के लिए इंशाल्लाह हम टेस्ट जितने भी हैं ना उसकी कभी अलग से वीडियोस बनाएंगे। ये जी सिंपल सा टेस्ट होता है प्लेट लोड में। आपने सिर्फ यही याद रखना है कि ये फील्ड में टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी टेस्ट जो है वो यूँ समझिए कि ये टेस्ट जो है वो फील्ड में होता है, और डायरेक्ट जिस ज़मीन पे हमने करना है उसी के ऊपर करना है, कोई सैंपल उसका नहीं लेना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर एक प्लेट जो है वो रखते हैं, उस प्लेट के ऊपर हम लोड जो है ना वो उसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। ये हम हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए भी लगाते हैं, या इसके अलावा हम जो वो सैंड बैग ऊपर जो है ना वो रखना शुरू कर दिए, रखते गए बढ़ाते गए जिस पे आके वो फेल होगा। तो फेल से क्या मुराद है जी, जिस पे आके उसकी पेनिट्रेशन 1 इंच तक हो जाएगी इस प्लेट की। अब इस प्लेट मतलब ज़मीन के अंदर 1 इंच तक धंस जाएगा ना, वो हमने जो है ना लोड फाइंड कर लेना है, और वो लोड
अब ये एरिया तो इसका होगा, लोड पर यूनिट एरिया जो है वो हमारे पास स्ट्रेस निकल आएगी, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया ये हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगी। ये है जी प्लेट लोड टेस्ट का तरीका। और आगे है जी एसपीटी टेस्ट। एसपीटी टेस्ट को हमने प्रीवियस इंटरव्यू में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगेन थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल अगेन वही बताऊँगा कि जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक पुली शुली लगी होती है इधर, फिर उसके साथ ऐसे रोप है, कोई भी मतलब जो टेस्ट कर रहा होगा इंजीनियर, वो जो है इस पुली से जो है ना, अब पुली के साथ नीचे ये रॉड लगा होगा, रॉड ऐसे ज़मीन के अंदर जो है वो बोर करेंगे, बोर करने के बाद रॉड इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो एक ऐसे हैमर होगा, और हैमर अब जो है वो इसके ऊपर हिट करेगा, ठीक है। ये हैमर इस रस्सी के ज़रिए हम रस्सी को खींचेंगे तो इसका हेड कितना होगा, ये तकरीबन 2.5 फुट का हेड होगा, यानी कि 2.5 फुट ऊपर जाएगा। और इसको एमएम में देखें तो 76 हमारा जो है वो सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो उसको जो है वो ऊपर पीछे खींचेंगे तो ये ऊपर होगा, मतलब ऊपर होने के बाद दोबारा इस पर हिट करेगा, मतलब इसके ऊपर जब हिट करेगा तो हमने ये ब्लोज़ जो है ना ये फाइंड कर लेने हैं, मतलब कितने ब्लोज़ लग रहे हैं, कब तक, जब तक ये जो है ना सैंपल मतलब अंदर ज़मीन के अंदर दस्ता जाएगा, जब जब पीछे हिट करेगा हैमर लगेगा, तो जब तक ये 1 फुट तक या 12 इंच या 30 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर तक हम जो है ना उसमें ब्लोज़ लगाते जाएंगे, हिट करते जाएंगे। तो जब ये 12 इंच तक नीचे चला जाएगा तो हमने नंबर ऑफ़ ब्लोज़ फाइंड कर लेने हैं, यानी कि कितने नंबर लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये 15 ब्लोज़ पे 1 फुट नीचे जो है वो पेनिट्रेट हुआ, ठीक है। तो हमने जस्ट ये नंबर हमने देख लेने होते, इस नंबर से फिर हम जो है ना मालूम कर लेते हैं कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है इस स्पेसिफ़िक सॉइल की। वैसे तो सिंपल जो है ना वो n की वैल्यू से हम आइडिया लेने के लिए, अगर ये n की वैल्यू यानी कि ये 4 ब्लोज़ या 4 से कम ब्लोज़ पे जो है वो 1 फुट तक पेनिट्रेट कर गया, तो इसका मतलब है ये 75 इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो 75 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है इसकी बेरिंग कैपेसिटी रेशो, ठीक है। अगर 4 से लेके 10 ब्लोज़ लगे हैं तो इसका मतलब है ये 75 से लेके 150 तक इसकी बेरिंग कैपेसिटी है। अगर इसी तरह जी 10 से 20 तक ब्लोज़ लगे हैं तो इसका मतलब है 150 से लेके 250 तक इसकी बेरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। वैसे याद रहे कि ये 250 तक जो है ना वो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या जो हम बना रहे होते हैं बिल्डिंग लोकल एरिया में, वो तकरीबन उसकी बेरिंग कैपेसिटी 2-250 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि आप जिस एरिए से हैं उस एरिए में ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी क्या है, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं सर 150 है, 200 है किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए हमें ये 1.5 से 2-250 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। तो मतलब सिंपल अगर ब्लोज़ की बात करें तो 10 से 20 ब्लोज़ ज़रूर होने चाहिए। सिंपल आप अगर वो एसपीटी टेस्ट करते हैं तो 10 से 20 ब्लोज़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पेनिट्रेशन जो है जो रेजिस्टेंस है या इसकी बेरिंग कैपेसिटी जो है वो 150 से ऊपर ही है, ठीक है। अगर 10 से अबव हो गए हैं तो मतलब हमारी सूटेबल है, ठीक है। तो इस तरह हम एक आइडिया ले सकते हैं इस एन वैल्यू से, या अगर एन वैल्यू जो है वो 20 से 40 तक है तो इसका मतलब है 250 से भी ज़्यादा 400 तक, यानी कि 20 से 40 अगर हमारी वो पेनिट्रेशन या एन वैल्यू है तो 400 तक है। अगर इसी तरह 40 ब्लोज से भी ज़्यादा ब्लोज चले गए हैं तो इट्स मीन ये 400 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर से भी ज़्यादा इसकी बेरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये एक आइडिया के तौर पे है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ किया जाता है। फार्मूला जी 1.33 मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई उसकी जो ब्रेथ होगी, ठीक है, जो उसकी विड्थ होगी, जो फाउंडेशन हमने बनाई है ना उस फाउंडेशन की कितनी विड्थ है वो, और जितने नंबर्स हमारे पास आए ब्लोज़ के वो, और उसको 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा उस स्पेसिफ़िक जो फाउंडेशन है और फाउंडेशन में उसकी जो विड्थ भी है, तो उस फाउंडेशन की जो है ना हमारी बेरिंग कैपेसिटी आ जाएगी कि ये इतनी विड्थ में अगर हम फाउंडेशन बनाते हैं और इसके जो है वो नंबर ऑफ़ ब्लोज़ इतने हैं तो ये इतना लोड बियर कर सकती है, ठीक है। फिर उस सूरत में अगर नंबर ऑफ़ ब्लोज़ कम हैं तो हमें विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, जिस बढ़ाने की वजह से उसकी बेरिंग कैपेसिटी फिर मतलब कि बियर करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द क्ले एंड सैंड। ठीक है, क्ले की डेंसिटी क्या होगी, सैंड की डेंसिटी क्या होगी। तो वैसे याद रहे आपको कि अगर क्ले की बात हो रही है तो क्ले की डेंसिटी सैंड से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वाइड्स कम होंगे। क्ले बहुत फाइन मटेरियल होता है। ठीक है, तो क्ले की कितनी होगी, 1600 से लेके 1800 केजी पर केजी पर मीटर स्क्वायर होगी, मीटर क्यूब होगी। ठीक है, 1600 से 1800 तक। ठीक है, और इसी तरह अगर सैंड की बात करें तो सैंड की होगी जी 1500 से लेके 1700 तक। ठीक है, अब ये ड्राई सैंड और वेट सैंड में डिफरेंस है, तो आप सिंपल याद कर सकते हैं कि क्ले में आप कह सकते हैं सर 1600 से 1800 तक है, और सैंड में आप कह सकते हैं सर 1500 से 1700 तक जो है ना इसकी डेंसिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि वो एम्बैंकमेंट जो बनाते हैं, एम्बैंकमेंट में स्लोप क्या रखते हैं। स्लोप डिफरेंट रखते हैं। अब स्लोप डिपेंड करेगी, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगी, मतलब सॉइल की टाइप कौन सी है उस पर डिपेंड करेगी, उसका साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगी, फिर जी किस पर्पज़ के लिए एम्बैंकमेंट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है। अगर कोई रोड बनानी है तो उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है उस पर डिपेंड करेगी स्लोप। अगर किसी चैनल के लिए, फ्लड के लिए है, केनाल के लिए है, तो उसमें कितना पानी है उस पर डिपेंड करेगी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है उस पर डिपेंड करेगी। तो चीज़ों इन सब पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन नॉर्मली कॉमन जो है वो 2-1 की या 1.5-1 की स्लोप होती है। ठीक है, तो अगर हम केनाल की बात करते हैं तो ये 2-1 वाली जो है वो हम इनर साइड से, मतलब जहाँ पे वाटर है, वाटर साइड पे 2-1 की हम केनाल होती है, स्लोप होती है, और आउटर साइड पे नॉर्मली जो है वो 1-1.5 या 1.5-1 की स्लोप होती है। नेक्स्ट क्या है जी, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जी क्ले का साइज़ क्या है, या सिल्ट का साइज़ क्या है, या सैंड का साइज़ क्या है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं जी पेबल्स क्या होते हैं, कोबाल्ट्स क्या होते हैं, बोल्डर्स क्या होते हैं, इसका साइज़ बताएं। तो इसके लिए जी क्ले का साइज़ लेस देन 0.002 है, ये तो कन्फर्म हो गया। और अगर हम बात करते हैं जी सिल्ट की, तो जी सिल्ट का जो साइज़ है वो हो 0.002 से लेके 0.075 तक। अच्छा, ये जो है ना वो सिल्ट के साइज़ में थोड़ा सा ना ये डिफरेंस ज़रूर है। अगर हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, USCS, ठीक है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसके मुताबिक तो इसका साइज़ है 0.075। ठीक है, लेकिन हम आश्टो की बात करते हैं तो आश्टो के मुताबिक जो है वो सिल्ट का साइज़ जो है वो 0.002 से लेके 0.06 तक होता है। ठीक है, तो आप अगर इंटरव्यूअर को ये भी बताते हैं कि 0.075 से कम हो तो ये सिल्ट है, दैन भी ओके है। अगर आप बताते हैं जी 0.06 mm से कम होती है तो दैन भी ठीक है। ठीक है, और अगर आप बताते हैं सर एज़ पर आश्टो ये है और एज़ पर USCS जो है वो ये है, तो ये जो है वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके जो है वो इंटरव्यू को और 4 चांद लगा सकती है। बाकी इसी तरह फाइन सैंड की बात करें तो सैंड का साइज़ क्या होगा 0.06 से लेके 0.42 तक। ठीक है, तो ये होगा कोर्स सैंड। फिर 0.42 से लेके 0.42 से लेके 2.0 तक जो है साइज़ ये होगा जी मीडियम, और 2 से लेके 4.75 होगा, ये कोर्स होगा। ये कोर्स है, ये मीडियम है, ये फाइन सैंड होगा। ठीक है, ये सैंड के साइजेस हो गए। आगे जी आगे है जी ग्रेवल्स क्या, सैंड भी हमने डिस्कस कर लिया, क्ले भी हमने डिस्कस कर लिया, और सिल्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे नेक्स्ट है ग्रेवल क्या होते हैं जी, ग्रेवल होते हैं जी, अगर हमारे पास ये फाइन ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल हमारे पास 4.75 से लेके 75 mm तक। ठीक है, जितने भी ये पार्टिकल्स साइजेस हैं इसमें ये हमारे ग्रेवल्स आते हैं। अब 4.75 से लेके 19 तक जो होंगे उसको फाइन ग्रेवल बोलेंगे, और 19 से 76 या 75 तक जो होंगे वो कोर्स ग्रेवल होंगे। ठीक है, लेकिन आपको पेबल्स की बात करें तो ये पेबल्स वही होते हैं, पेबल्स होते हैं जिनका साइज़ 4.75 से लेके 75 तक होता है, ये हैं पेबल्स। और कोबाल्ट कौन से होते हैं जी, 75 से लेके 300 तक जिनका साइज़ होता है।
ठीक है, 300 तक। तो ये होते हैं जी कोबल्स। और आगे है जी बोल्डर्स। बोल्डर्स क्या होते हैं? जिनका साइज़ ग्रेटर देन 300 होता है। ठीक है, तरतीब आपको पता चल गई। 3.75 से 75, फिर 75 से लेकर 300, फिर 300 से ज़्यादा। इसको आप याद इस तरह कर सकते हैं कि PCB, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, तो पी से जो है वो पेबल्स होंगे जिनका साइज़ कम है, फिर कोबाल्ट का ज़्यादा होगा, फिर बोल्डर्स का उससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि सीरीज एनालिसिस कभी किया, कभी टेस्ट परफॉर्म किया? जी सर किया। अच्छा, उसमें जो हम ग्राफ पे वैल्यूज़ लिखते हैं, तो वो ग्राफ पे वैल्यू हम किस तरह लिखते हैं? सर ग्राफ में एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम पार्टिकल का साइज़ लिखते हैं। ठीक है, मतलब साइज़ उसका कि इतने mm की जो है जो सॉइल है उसकी परसेंटेज इतनी है, इतने mm की इतनी है, इस वाले साइज़ की जो है परसेंटेज इतनी है। और परसेंटेज होती है हमारी ये वाई एक्सिस पे, ये परसेंटेज होगी। ठीक है, तो मतलब इस साइज़ की इतनी परसेंटेज है, इस साइज़ की इतनी परसेंटेज है। जो जितना फ़ाइन होगा, फ़ाइन की परसेंटेज वैसे भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ किसी भी टाइप का बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, C1 एनालिसिस में जो हम प्लॉट करते हैं, किस किस के दरमियान हम प्लॉट करते हैं? एक जो पार्टिकल साइज़ होगा वो, और दूसरे नंबर पे जो परसेंटेज रिटेन करेगी, ये है जी, ये पार्टिकल साइज़ है और ये हमारी परसेंटेज है। ठीक है, इस तरह ग्राफ बन जाएगा। अब ये इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सॉइल है ये वेल ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है कि अगर इस तरह का ग्राफ बना है, इस तरह के ग्राफ का मतलब है कि तकरीबन ये साइज़, ये साइज़, ये साइज़, सारे साइजेज़ इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि इसमें हर साइज़ का पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये वेल ग्रेडेड है, मतलब ज़बरदस्त है। इस वेल ग्रेडेड अगर हमारे पास सॉइल हो या वेल ग्रेडेड सैंड हो या वेल ग्रेडेड की वजह से क्या होगा, उसमें गैप या उसमें जो वाइड्स कम से कम होंगे और मोर स्ट्रेंथ हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कहीं इस तरह होता है, जिस तरह होता है, फिर इस तरह और फिर इस तरह, इसका मतलब है कि ये साइजेस तो हैं लेकिन ये वाले साइजेस नहीं है, फिर ये साइजेस हैं, तो इसको गैप ग्रेडेड बोलते हैं। मतलब कि कुछ साइजेस हैं, कुछ साइज़ बिल्कुल भी नहीं है, और फिर आगे वाले कुछ साइजेस हैं। तो अगर बिल्कुल इस तरह होता है तो ये यूँ समझें कि एक ही साइज़, सॉरी इस तरह नहीं बल्कि इस तरह, अगर इस तरह बिल्कुल होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अगर साइज़ है ना, तो इस साइज़ का ही ये सारे का सारा स्टोन जो है ना वो इसी एक साइज़ का है। तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म, इसको आप पुअरली ग्रेडेड भी कह सकते हैं और इसको आपको यूनिफॉर्म साइज़ ग्रेन भी कह सकते हैं कि एक ही साइज़ के सारे ग्रेन है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द एस्फाल्ट? अच्छा, एस्फाल्ट क्या होता है और बिचुमन क्या होता है? बिचुमन एक बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, बाइंड करता है, एक इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। फिर जो है वो इसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे लेते हैं, रोड्स इससे बनाते हैं। ठीक है, और बिचुमन और एस्फाल्ट में क्या फ़र्क होगा? बिचुमन तो बिचुमन है, वो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे हमने यूज़ कर लिया। एस्फाल्ट होता है जी बिचुमन और प्लस उसमें एग्रीगेट। एग्रीगेट में कोर्स भी हो सकते हैं, ये चिप्स वगैरह भी हो सकती है और फाइन डस्ट वगैरह भी हो सकती है। मतलब एग्रीगेट और प्लस बिचुमन, इन दोनों को जब मिक्स किया तो मिक्स करने से जो कंक्रीट बनी उसको हम बोलते हैं जी एस्फाल्ट, और इसको हम एस्फाल्ट कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन अब ये था कि ये जो एस्फाल्ट है या एस्फाल्ट कंक्रीट है, एस्फाल्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं? अगर एस्फाल्ट की टाइप्स की बात करें तो हॉट मिक्स एस्फाल्ट है, वार्म मिक्स एस्फाल्ट है और कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट है। ठीक है, HMA मतलब हॉट मिक्स एस्फाल्ट, वार्म मिक्स एस्फाल्ट और कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट। अब नाम से ज़ाहिर है जो हॉट मिक्स है इसका मतलब है वो ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा टेम्परेचर में हम कंक्रीट बनाते हैं। 140 से अबव होगा, 140 से 160 तक अगर टेम्परेचर होगा ना तो ये हमारे पास हॉट होगा, और 100 से 140 तक अगर होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास वार्म मिक्स कंक्रीट होगी। और CMA मतलब कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट है, और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, यानी कि ये कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट होता है। ये ठंडे एरियाज़ में जो है ना इसको यूज़ किया जाता है।
आई एम सॉरी जी, ऑप्टिमल मास्टर कंटेंट हम देख रहे थे। ऑप्टिमल मास्टर कंटेंट क्या होता है जी? OMC होता है ऑप्टिमम मास्टर कंटेंट। मास्टर कंटेंट होता है किसी भी सॉइल में जो पानी की परसेंटेज है, उसको हम मास्टर कंटेंट बोलते हैं। और ऑप्टिकल मास्टर कंटेंट तो क्या होता है कि ऑप्टिमम मतलब कि मैक्सिमम परसेंटेज जिसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। मतलब हमने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते गए जब तक मॉइस्चर कंटेंट इतना हुआ तो हमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो है अचीव हुई। उसके बाद हमने मॉइस्चर कंटेंट यानी पानी बढ़ाया तो उसमें हमें डेंसिटी फिर कम अचीव हुई। यानी कि जिस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव हो उसको हम बोलते हैं जी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हम फाइंड कैसे करते हैं? ये हम फाइंड करते हैं सैंड प्रॉक्टर टेस्ट से, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से। ये दोनों टेस्ट मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इन दोनों टेस्ट से हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं? एक तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और एक करते हैं जी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये दो चीज़ें फाइंड करते हैं। अब ये दो चीज़ें करते क्यों हैं फाइंड? ठीक है, इसको तो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में जो दो अलग मेथड्स हैं, यानी कि हमने इसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए एक हमने स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किया और एक हमने मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट किया। ठीक है, ये दोनों हम करते क्यों हैं? क्योंकि एक टेस्ट से भी तो काम चल सकता था ना। अब एक हमने अगर किया फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से मेरे पास वैल्यू आई ये वाली, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से मेरे पास ये वैल्यू आई, मतलब कि मेरी अगर मॉइस्चर कंटेंट इतना होगा, बिलफर्ज मैं ये कह सकता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल अगर 18% मॉइस्चर कंटेंट पे मैंने अचीव कर ली मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब ड्राई डेंसिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ये 18 से मैंने जब 19 या 20% ऐड किया तो मेरी ड्राई डेंसिटी इससे कम अचीव होनी थी। ठीक है, तो मैंने रिज़ल्ट क्या मिला कि 18% अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगी। ठीक है, ये तो मिला मुझे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से। जब मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट किया तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या हुआ, ये कर्व जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी कम हुआ, यानी कि 15% पे ही मुझे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से ज़्यादा डेंसिटी अचीव होगी। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी हमने मैक्सिमम अचीव करनी है। देखें, हम अगर कहते हैं कि कंपैक्शन करनी है, किसकी कंपैक्शन करनी है जी? ये ज़मीन है, सब ग्रेट है, उसकी कंपैक्शन थोड़ी सी कंपैक्शन करनी है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर उसके ऊपर कंपैक्शन करनी है। तो कंपैक्शन हमें कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर पानी डालना है, कितना पानी डालना है। तो इसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ता है कि कितने % पानी पे मैक्सिमम हमें अचीव हो सकती है, तो फिर उस हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमें ये इस ग्राफ से हमें ये साबित हुआ कि जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, ये अगर सिर्फ मैं क्ले की बात करूँ ना, तो क्ले में वाकई ये 18% जो है ना, 18 से लेके 25% तक जो है ना इसकी वैल्यू आएगी क्ले की सूरत में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी सॉइल के ऊपर ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 15 से लेके आप कह सकते हैं 22 तक। ठीक है, 15 से 22% तक आएगी। तो वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ग्राफ आपके ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच बिल्डिंग टाइप हैज़ द हायर पर स्क्वायर फुट रेट, स्कूल या फिर कोई हाउस? क्वेश्चन ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि एक बिल्डिंग बनानी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई हाउस है या एक हमने स्कूल बनाना है, तो किसके ऊपर खर्चा ज़्यादा आएगा, पर फुट रेट किसका ज़्यादा होगा? ठीक है, तो डेफिनेटली जो स्कूल है उसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है, सेफ्टी, वेंटिलेशन और उसके बाद स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्कूल है। और इसके अलावा जो है वो यूटिलिटी और इंस्टॉलेशंस सारी जो है वो उसके मुताबिक उस SOP के मुताबिक करना पड़ती है। तो इसलिए स्कूल का रेट किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से ज़्यादा होगा। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।